Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So here we'll be discussing some important editorials and articles from Indian Express of today, that is 12th September, और we'll try to continue this initiative as per the response. और शुरू करते हैं, कुछ important articles देख लेते हैं. तो सबसे पहले we are discussing the explained section. इसमें एक article आया that Supreme Court to take up CAA challenge, यानी Citizenship Amendment Act का. और ये केस अब कहाँ पे पहुँचा है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है और ये एक्ट क्या था उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे. तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, इट सीक्स टू ग्रांट सिटीजनशिप. ये सिटीजनशिप देता है, लेकिन किसको देता है? टू अ क्लास ऑफ माइग्रेंट्स, ऐसे माइग्रेंट्स को जो कि हिंदू हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं. तो यही 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को जो माइग्रेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है. एंड फ्रॉम विच कंट्रीज? ओनली 3 कंट्रीज, दैट इज़ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान. ठीक है, अब ये एक्ट आया था, इसको पास किया था 12 दिसंबर 2019 को और नोटिफाई किया था 2020 में जनवरी 10 को. तो अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, इसको सिटीजनशिप एक्ट कब का है? वो है 1955 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है. ठीक है, तो अब इनका कहना है कि काफ़ी इंक्लूजनरी है, यानी कि जो लोग मतलब माइग्रेंट्स हैं, यानी कि काफ़ी ऐसे कंडीशन से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल था, उन लोग को इंक्लूड करने के लिए है. वहीं पे क्रिटिक्स का कहना है दैट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी मुस्लिम, और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा NTCA राइट्स भी हुए थे, स्पेशली इन दिल्ली. ओके, एंड इसकी वजह से मतलब पूरे कंट्री में ही काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे. सो ये जो लॉ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसी को अमेंड करता है और इसको अब चैलेंज किया गया है आर्टिकल 32 के अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके लीड पिटिशनर है IUML, दैट इज़ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और दूसरे पिटिशनर्स भी हैं लाइक असादुद्दीन ओवैसी एंड फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज़. अब जो चैलेंज है वो मेनली इस ग्राउंड पे है कि ये जो लॉ है वो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है, जिसमें ये गारंटी दी गई है दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इंडिया. ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 2 prong टेस्ट डेवलप किया गया है कि आर्टिकल 14 पे कोई लॉ मतलब स्टैंड करता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए. तो पहला तो ये है, इसमें 2 prong इसकी स्ट्रेटजी में पहला ये है कि अगर कोई भी डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हो, अगर लॉ कोई बनाया गया नया और उसमें कुछ लोगों के बीच में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, तो वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंस है, यानी कि रैशनल एक उसका बेसिस होना चाहिए. और दूसरा ये है कि अगर ऐसे डिफरेंस किया गया है तो उसका प्रॉपर कोई नेक्सस यानी कनेक्शन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट, यानी कि जो एक्ट करना चाह रहा है वो एक्ट मेनली किस चीज़ के लिए था, उसी से रिलेटेड होना चाहिए ऐसा कैटेगराइजेशन. आप रैंडमली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल 14 में किसी लॉ को जस्टिफाई कर रहे हो कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो एक तो रीजनेबल क्लास होना चाहिए. ओके, दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू यूज, दैट इट हैज़ टू, द लॉ हैज़ टू क्रिएट अ रीजनेबल क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स. रीजनेबल क्लास जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने क्या ले लिया कि 6 अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग जो हो गए वो एक क्लास बना दी सब्जेक्ट्स की. ठीक है, तो आपके पास में एक रीजनेबल क्लास होना चाहिए. नाउ इट इज़ रीजनेबल और नॉट, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. ओके, अगर ये जो क्लासिफिकेशन है, तो अगर ये रीजनेबल है तो कोई भी इंसान जो उस कैटेगरी में आए तो उसको सेम ट्रीट करना चाहिए. तो अब जो लोग इस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं उनका कहना ये है कि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो या तो आप सारी कंट्रीज से करो, आपने कुछ ही कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे है ना. अब इनका कहना ये है कि जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के आप माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करो. अब जहाँ पे मुस्लिम्स ही माइनॉरिटी है उन जगहों का आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए. ओके, तो आप रिलीजन को एक यार्ड स्टिक की तरह नहीं यूज़ कर सकते हो इस टेस्ट को मतलब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसके बाद में इनका कहना ये भी है कि आप जो सिटीजनशिप दे रहे हो रिलीजन के बेसिस पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्यूलर नेचर के भी अगेंस्ट जाता है. एंड सिक्यूलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट.
तो ये सिक्युलर नेचर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कौन से अमेंडमेंट में की गई थी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। कौन सा उस टाइम पे जजमेंट हुई थी, जिससे कौन सा केस था जिससे ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, ओके। तो अब इसमें है ना, जो पिटिशनर्स है उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ और खासकर 3 मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज से ही, तो क्या ये रीज़नेबल है? आप पहले इस चीज़ को चेक करो। और क्या मतलब स्टेट कहीं किसी तरीके से मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आप इस चीज़ को भी चेक करो। अब इस केस का स्टेटस यदि देखा जाए तो अभी तक केवल एक ही हियरिंग हुई है 2020 में, और मई 28 2021 में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर भी आ गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 16 के अंडर। और इसमें इन्होंने क्या किया था, जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है, ऐसी 13 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इन्होंने पावर दे दिया था कि आप सिटीजनशिप एप्लीकेशंस जो है एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे ग्रुप से जिनको 2019 के अमेंडमेंट में आइडेंटिफाई किया गया है, यानी वही 6 कम्युनिटीज़ से, ओके। तो IUML ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि इस पर अभी ऑर्डर लगाया जाए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्स दिया है। इन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि इस नोटिफिकेशन का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से कोई लेना देना नहीं, और पहले भी इस तरीके से कलेक्टर्स को पावर दी गई है, ओके। और मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि 2016 में इसी सेक्शन 16 के अंडर जो कलेक्टर्स थे 16 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ग्रांट करने की पावर दी गई थी, और होम सेक्रेटरीज को भी दी गई थी, ऐसे गवर्नमेंट्स के जो 7 स्टेट्स के जहाँ पे खासकर मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ माइग्रेट होके आती थी, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए किया गया था उस टाइम पे 2016 में, ताकि जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास में उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके, और फिर इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था 2018 में। तो गवर्नमेंट का कहना है ये कोई नई बात नहीं है, पहले 2016 में भी हमने ये चीज़ की है कि दिया है पावर, तो आप इस पर स्टे क्यों लगवा रहे हो, ओके। तो अब कुल मिला के बात ये है कि ये जो CAA की पूरी हियरिंग हो रही है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक रखा जाएगा, और कोर्ट भी मतलब पूरा ध्यान देगी कि जिसने चैलेंज किया तो उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया जाए, और हो सकता है कि फिर पिटिशनर्स और ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी रेफ़र करें, ओके। बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज़ अ न्यूज़ आइटम, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक्चुअली में चीता रिलोकेशन की बात हो रही थी, और चीतास को जो है रिलोकेट किया जा रहा है इन इंडिया, इन मध्य प्रदेश, ओके। तो वहाँ पे कूनो नेशनल पार्क करके है MP में, वहाँ पे इनको रिलोकेट किया जा रहा है। तो अब क्या हुआ है ना कि इसी का पूरा स्टॉक लिया गया था, तो वहाँ पे जैसे जो कई सारे विलेजर्स हैं जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको, और वो मतलब कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इनएलिजिबल थे, उनको एक राजस्व ग्राम बना दिया गया है ताकि उनको सारे बेनिफिट्स मिलें। और इसमें अभी क्या है कि नामीबिया से चीताज लाए जा रहे हैं, तो 17 सितंबर को लाए जाएंगे, और 8 चीताज को रिलोकेट किया गया है। तो अभी क्या हुआ था, अभी वहाँ पे एक चीता सम्मेलन भी हुआ था, और इसके अलावा वहाँ पे 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं कूनो में, और जो लोकल यूथ है उनको मतलब ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जा सके, ओके। तो बस ये याद रखना कि नामीबिया से चीतास को रिलोकेट करके कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, लोकेशन याद रखना है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ला रहे हैं, ओके। अच्छा, दिस ये आपका कौन से GS का टॉपिक है, तो दिस इज़ फ्रॉम GS2, ओके। और ये जो है अब नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, द कर्व्स ऑन इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट, दिस इज़ फ्रॉम इकोनॉमी, तो ये आपके GS3 में आएगा। और अभी क्या है कि राइस एक्सपोर्ट्स पे कर्व्स लगाए गए हैं, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और अभी 4 महीने पहले वीट के एक्सपोर्ट्स पे भी बैन किया गया था क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था, और पब्लिक स्टॉक्स भी कम हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाई थी। तो अब क्या रिस्ट्रिक्शंस पूरे राइस
के वेराइटीज़ पे लगाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। देखो, कभी भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं ना, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर चीज़ में इन्फ्लेशन हो रहा है या किसी क्रॉप से रिलेटेड, तो आपको उसको सेपरेटली अपने पास में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ईच क्रॉप जो मतलब इस तरीके से आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या होती हैं और कहाँ पे इंडिया में ग्रो किया जाता है, आपको ये सारी चीज़ें अपने पास में नोट करके लिखनी होंगी, ओके। अब देखो यहाँ पे बताया है कि राइस एक्सपोर्ट में 4 कैटेगरीज होती हैं, और एक होते हैं बासमती राइस, और एक होते हैं पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस, और इसके अलावा होते हैं रॉ वाइट राइस और ब्रोकन नॉन बासमती राइस, ओके। तो थोड़ा डिफरेंस लास्ट में आपको इसके बारे में बता भी देंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि बासमती राइस में एक्सपोर्ट अभी भी अलाउ किया हुआ है, और पारबॉइल्ड जो नॉन बासमती राइस है उसमें भी एक्सपोर्ट अलाउड है। अब कर्ब्स जो लगाए हैं वो लगाए हैं, एक तो जो नॉन बासमती राइस का ब्रोकन वैरायटी है, और दूसरा जो रॉ राइस है, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों में है ना ब्रोकन वाला कंटेंट ज़्यादा होता है चावल का, और इस वजह से जो है इस पर कर्ब्स लगाए गए हैं, ठीक है। पारबॉइल्ड राइस जो होता है ना, थोड़ा उसको बॉईल करके उसकी बाहर की जो लेयर होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं टूटता है, ओके। एंड बासमती राइस ऑल्सो यू नो इट इज़ अ लॉन्ग ग्रेन ऑफ राइस, तो इसलिए इसमें भी जो कम ब्रेक वाले होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, फाइन। तो अभी क्या है कि 20% की ड्यूटी लगा दी गई है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस, और एक्सेप्ट पारबॉइल्ड एंड बासमती राइस, ओके। अब इसका क्या असर पड़ेगा ओवरऑल राइस एक्सपोर्ट्स पे, तो इंडिया ने जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 21 से 22 तक का है। तो इंडिया ने 21.21 मिलियन टन्स ऑफ राइस को शिप किया था एक साल में, जिसकी वर्थ जो थी वो करीब $9.5 बिलियन थी, और इसमें से जो $3.5 बिलियन थी वो बासमती राइस की थी। तो अब तो इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा जो $6.12 बिलियन का नॉन बासमती शिपमेंट्स थी, उसमें से ये 7.43 यानी $2.76 बिलियन पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट्स है, इसको भी अलाउ कर दिया है ना। तो देखो 9.66 बिलियन डॉलर टोटल था, जिसमें से ये बासमती 3.54 अलाउ कर दिया है, और 2.76 बिलियन डॉलर वाला भी अलाउ कर दिया है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बाकी के बैलेंस यानी 3.36 बिलियन डॉलर पे ही हैं, जिसमें आपका आता है एक तो ब्रोकन राइस मैंने आपको बताया, और दूसरा नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्व्स है ना वो आधे से भी कम एक्सपोर्ट्स पे उसका असर पड़ेगा। तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाले गए हैं, तो इसके 2 रीजंस बताए हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि डेफिशिएंट मॉनसून रेनफॉल हुई है यूपी, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में, यानी कि जहाँ पे चावल मेन ग्रो किया जाता है, और इस वजह से हो सकता है कि इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है वो कम रहे, ओके। और ख़ासकर मतलब अभी खरीफ सीज़न में जो था वो काफ़ी कम बोया गया था, उसके बाद वाले पीरियड में थोड़ा उसको किया है, अभी प्लांट किया है, ओके। तो लेकिन पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्शन कम ही रहे। तो नॉर्मल जो प्लांटिंग टाइम होता है पैडी का वो जून जुलाई होता है, और उसके बाद में जितना भी एरिया कवर किया जाता है वो लोअर यील्डिंग शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटी का होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन कम हो सकता है, ये एस्टिमेटेड है, फाइन। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो यील्ड पंजाब और हरियाणा से आ रही है वो कम आए, क्योंकि वहाँ पे एक नया वायरस पाया गया है, जिसकी वजह से जो पेडी प्लांट्स हैं वहाँ पे डॉर्फिंग हो रही है ना, तो वो छोटे रह जा रहे हैं पेडी प्लांट्स, डॉर्फ वैरायटी के रह जा रहे हैं, इसकी वजह से भी यील्ड कम होगी। तो एक तो पहली बात आ गई प्रोडक्शन की कि यील्ड ही कम है। दूसरा रीज़न जो है वो स्टॉक से रिलेटेड है, और पब्लिक जो वीट स्टॉक्स थे वो तो मतलब काफ़ी कम हो गए थे। तो अब गवर्नमेंट को ये चिंता है कि अगर जो खरीफ हार्वेस्ट अभी वही जो बाद में बोया गया उसमें भी अगर डिप्लीशन हो जाता है तो फिर कैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में खासकर कैसे पूरा पड़ेगा, ओके। और खासकर अभी पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कंटिन्यू किया जा रहा है बियॉन्ड सितंबर। तो इसमें मतलब फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते थे,
थे। तो अभी जब गेहूँ ऑलरेडी मतलब हमारे पास में उसका प्रोडक्शन कम हो गया था, तो राइस की वजह से ही जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सस्टेन किया जा रहा था। अब यदि देखा जाए कि इंडिया का ग्लोबल, अब यहाँ पे तो हमने बता दिया कि भाई एक्सपोर्टर्स को इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, 1/3 अगर देखा जाए तो 1/3 असर वैल्यू में पड़ेगा। ओके, लेकिन ग्लोबल यदि देखा जाए जो राइस ट्रेड होता है, तो उसमें वर्ल्ड के जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इंडिया का 40% शेयर होता है। ओके, और मतलब हमारा 21 मिलियन टन से ज़्यादा शिपमेंट पिछले साल गया था। और बाकी कंट्रीज़ का आप देखो, सेकंड पे थाईलैंड है, फिर वियतनाम है, फिर पाकिस्तान है, तो इनका 7.2 मिलियन टन, 6.6 तो कम है काफ़ी इंडिया से। इंडिया का 21 मिलियन टन है ना। तो इसलिए इंडिया जो है वो ग्लोबल ट्रेड इन राइस में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, अनलाइक इन वीट जहाँ पे ओकेजनली बस इंडिया लार्ज एक्सपोर्टर रहता है। ठीक है, मतलब हम अपना पीक भी अगर एक्सपोर्ट कर देना तो भी हम कंपेरेटिवली वीट के टोटल ग्लोबल ट्रेड में हम काफ़ी कम आएंगे, लेकिन राइस में हम काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब इंडिया राइस को कहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो 75% से ज़्यादा बासमती जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था टू ईरान और अरेबियन पेनिनसुलर कंट्रीज़, और इसके अलावा US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ये बासमती राइस ही जाता है, 10% और इन कंट्रीज़ में जाता है। अगर नॉन बासमती राइस की बात करें तो 55% जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा चाइना और बांग्लादेश में भी जाता है। तो अब जो अफ्रीका और बांग्लादेश में ज़्यादा राइस जाता है वो मतलब नॉन बासमती वाला, तो वो पार बॉइल्ड राइस ही जाता है। ठीक है, और जो चाइना में जाता था वो ब्रोकन राइस जाता था, लेकिन अब उसको बैन कर दिया गया है। तो अब ये राइस क्या होते हैं, पार बॉइल्ड और ब्रोकन राइस। तो देखो, राइस जो होता है वो पेडी ग्रेन से ही उसको मिलिंग करके निकाला जाता है। अब पेडी जो होता है उसमें 20 से 21% हस्क होता है और वो इनएडिबल होता है। वो जो कवरिंग होती है ग्रेन की वो इनएडिबल होता है ना। फिर 10 से 11% जो होता है वो ब्रैन होता है, यानी कि ब्राउन आउटर लेयर होती है उस ग्रेन की, और वो एडिबल होता है, यानी उसको मतलब कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, एडिबल कर्नल होता है। और उस हस्क को भी यदि हटा दिया जाए, ब्रैन को भी हटा दिया जाए, तो जो अंदर रह जाता है वो रॉ राइस होता है, वाइट रॉ राइस, जो कि 68 to 69% ऑफ पैडी होता है। अब जो मिल्ड राइस होता है उसमें दोनों होल ग्रेन्स भी होते हैं और ब्रोकन ग्रेन्स भी होते हैं। पार बॉइलिंग में क्या किया जाता है कि पैडी जो होता है, जो मतलब वो प्लांट होता है चावल का, उसको पानी में सोक करके स्टीम करके फिर सुखाया जाता है और उसके बाहर के हस्क को रिटेन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि राइस के ग्रेन्स हार्ड हो जाते हैं और उसमें ब्रेकेज कम होता है मिलिंग करने पे। ओके, तो अगर पार बॉइल्ड राइस जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें देखा जाए तो केवल 5 से 15% ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं, और रॉ राइस में अगर आप देखोगे तो 25% ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो अभी जो है कुल मिला के जो ब्रोकन राइस को प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें 100% ब्रोकन होते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिट किया गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं एडिटोरियल पेज में। तो यहाँ पे एक टोक्यो दिल्ली कॉम्पैक्ट है, और अभी क्या हुआ है कि इंडिया जापान की 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ था टोक्यो में। इट वाज द सेकंड सच डायलॉग, और याद रखना टोक्यो में हुआ है। और एक्चुअली में इस आर्टिकल में इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको इंडिया जापान के कुछ टाइज के बारे में समझ में आएगा। फाइन, तो ये मीटिंग कब हुई है? ये मीटिंग ऐसे टाइम पे हुई है जब ऑलरेडी ताइवान स्ट्रेट में बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़े हुए थे, और चाइना ने जो है जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 5 मिसाइल भी छोड़ दिए थे, और इससे मतलब उनके ऊपर एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके भी वरी थी जापान में, राइट। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने भी एक नया लॉ पास कर दिया है, जिसमें उसने डिक्लेयर किया है कि उसका जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्टेटस है वो एक इरिवर्सिबल स्टेटस है, यानी कि वहाँ पे उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। और साथ में चाइना भी जो है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपैंड कर रहा है। ओके, और इसलिए जापानीज साइड ने ये अपना रिजॉल्व लिया था कि जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को अगले 5 साल में फिर से रीइंफोर्स करेगा और काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को वो डेवलप
कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि सब्सटैंशियली इंक्रीज रहेगा डिफेंस बजट में, मतलब करीब 2% ऑफ द GDP। ओके, तो जो अभी तक मतलब जापान ने खुद को मतलब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एक इस तरीके से रखा हुआ था, सेल्फ इम्पोज शैकल्स, यानी कि अपने ऊपर ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो अब उससे खुद ही निकल रहे हैं। और क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज देर आर सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो अब इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आया 2+2 डायलॉग का इंडिया और जापान का, उसमें इन्होंने अपना कमिटमेंट रीट्रेट किया है कि इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन रखा जाए और एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर रहे जहाँ पे एक दूसरे की सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। ओके, तो लेकिन इसमें खास बात यह है कि देवर इंडिकेशंस की स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। फाइन। और इसका एक और आउटकम रहा है एक जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स को लॉन्च करने का, जो कि जापान की जॉइंट स्टाफ और इंडिया की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच में रहेगी। तो इसमें मेनली जो कोऑपरेशन रहेगा वो 3 सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड के बीच में भी इंटीग्रेटेड तरीके से कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ओके, और ये चीज़ है ना बिल्ड की जाएगी ऑन एग्जिस्टिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस। तो पहले से अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि पहले से कौन सी एक्सरसाइजेस चल रही है। एक तो धर्मा गार्डियन है इंडिया और जापान के बीच में, जो कि ग्राउंड फोर्सेस में होता है। देन देर इज़ जाइमैक्स, दैट इज़ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, एंड मालाबार, वो भी नेवीज़ में ही होती है। ओके, और इसके अलावा इन्होंने जो मिलन मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी, इंडियन नेवी ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था मिलन 2022 को, और इसमें जापान ने भी फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जापान के अलावा बाकी क्वाड नेशंस यानी कि US और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और साथ में फ्रांस और साउथ कोरिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो आप हर तरीके से ये सारी चीज़ें देखो आपको नोट करनी है। एक्सरसाइजेज, देन जॉइंट सर्विस स्टाफ क्यों करनी है? वही है कि अगर इस तरीके से स्ट्रेंथन करने के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो आपको पहले चैलेंजेस बताने पड़ेंगे, जो पहले हमने डिस्कस किए। ताइवान स्ट्रेट का हो गया, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह हो गया, राइट। और उसके बाद में वे अहेड में आप ये सब चीज़ें आप बताओगे कि कहाँ पे ऑलरेडी हम हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कहाँ और क्या किया जा सकता है। ओके, और ये भी आपको याद रखना है कि दिस इज़ द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान। फाइन। Then there is also Abe's vision of free and open Indo-Pacific, तो उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए मतलब इंडिया हर चीज़ में एक तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा है। एंड इसके अलावा ऑलरेडी बायलैटरल कुछ इसमें हो चुके हैं इस तरीके के कमिटमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स, लाइक इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप, देन देर इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन इन क्लीन एनर्जी। तो अब जो है आपको पता है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम करने वाला है और जापान G7 की करेगा। तो इन सब चीज़ों को फिर से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। सो जो ये ICIJP है, इंडिया जापान, ये ICIJP नहीं, IJICP। ओके, सो इसमें क्या है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा, खासकर मतलब जो यहाँ पे इंडिया के इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन करके, और जापान से मतलब ज़्यादा FDI आए, देन कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम रहे और स्मूथ गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स रहे, इसके लिए ये IJICP पार्टनरशिप है। देन फिर आपको बताया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, तो ये एक्चुअली में ट्राइलैटरल अग्रीमेंट है और इसको लॉन्च किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इन 2021 बिटवीन 3 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था। और इसका रीज़न क्या था कि चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से कोविड में अपनी वल्नरेबिलिटी इन कंट्रीज़ को समझ में आई थी, इसलिए सप्लाई चेन पे असर ना पड़े सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। देन आई टोल्ड यू अबाउट क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, तो ये इंडिया और जापान ने इसको भी लॉन्च किया था। आई थिंक इट वाज लॉन्च्ड इन
2020। और इसमें मतलब वही जो क्लीन एनर्जी के को टारगेट करते हुए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाए और एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। ओके, तो याद रखना क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ऐसे ही एक स्ट्रेटेजिकल क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, तो वो हमारा यूएस के साथ में। ओके, तो इसके अलावा जो ये 2+2 डायलॉग है, इसमें मतलब और ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी ट्रस्ट मिलेगा। और एरियाज जैसे कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हो गया और रोबोटिक्स हो गया, जापान ऑलरेडी इसमें काफ़ी आगे है, तो इसमें भी मतलब कोऑपरेशन की उम्मीद है और कि इंडिया भी डेवलप कर पाएगा। और इसके अलावा अनदर मेजर एरिया इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स, तो उसमें ऑलरेडी जापान के जो सबसे बड़े ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं उसके साथ में कोऑपरेशन चल रहा है। ओके, और एक ACSA है, दैट इज़ द अग्रीमेंट कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो ये सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में जापान और इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच में इसको साइन किया गया था 2020 में, तो उसको ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। सो ACSA भी आप याद रख सकते हैं कि एक लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है जिसमें दोनों तरफ की आर्म्ड फोर्सेस को अलाउ किया जाएगा कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड सर्विसेज एंड सप्लाईज, जैसे फूड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलिफ्ट, पेट्रोलियम, है ना, खासकर नेवीज वगैरह के लिए जब वो मतलब क्रॉस करते हैं पोर्ट्स को, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जा सकती है, सर्विसेज एंड सप्लाईज। ओके, सो दिस पेव्स द वे फॉर डीपर कोऑपरेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज। तो आई होप आपने इसमें से मेजर पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है, बांग्लादेश और इंडिया के। सो आई विल ओनली टेल यू द मेजर पॉइंट्स फ्रॉम हियर। ओके, तो एक्चुअली में अभी फिर क्या है कि बांग्लादेश से भी जो उनकी PM है शेख हसीना, उनकी 4 दिन की विजिट थी और यहाँ इंडिया में। तो यहाँ पे केवल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का स्टॉक नहीं लिया गया है, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी इनॉग्रेट किए गए हैं। जैसे कि आपको अब ये चीज़ याद रखनी है, सीधे पूछ लेंगे रामपाल पावर प्लांट किसके साथ में ये प्रोजेक्ट है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ में। उसी तरीके से रूपशाह रेलवे ब्रिज, इसको भी इनॉग्रेट किया गया है 6 सितंबर को। बट यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि केवल मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का ही स्टॉक नहीं लिया गया है, साथ में एक्चुअली में बांग्लादेश को अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इकोनॉमिकली फेस करने पड़े हैं ड्यू टू कोविड एंड अगेन ड्यू टू यूक्रेन रशियन वॉर। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था, बट उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो इसमें जो है कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इसलिए भी ये मीटिंग हुई थी। और इसलिए यहाँ पे दूसरे इशूज़ जैसे एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई थी, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में। और साथ में ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करने की बात की गई है। एंड अरेंजमेंट्स फॉर द जुडिशरी ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन BCSIR एंड CSIR। ओके, तो CSIR आपको पता है क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो BCSIR है वो बस B is for बांग्लादेश, दे ऑल्सो हैव द सिमिलर CSIR। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि 2017 में इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट खोली थी बांग्लादेश के साथ, जहाँ पे $7.86 बिलियन कमिट किए थे, बट उसमें से अभी तक केवल $1.5 बिलियन ही डिसबर्स किया है। तो फिर से अब उसको रिविजिट करके नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। एंड बोथ द कंट्रीज़ आर एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट नेगोशिएशंस ऑन CEPA। CEPA क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, और ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए है ताकि प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस और इन्वेस्टमेंट दिया जा सके फॉर बोथ द कंट्रीज। रिमेंबर, CEPA इज फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज। ओके, और इसके अलावा 2 बहुत बड़े आउटकम्स भी निकल के आए हैं। एक तो
इंटरिम वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ है कुशियारा रिवर के लिए, और 25 साल बाद ऐसा कोई अग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले एक गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, ये हुई थी 1996 में। तो अब ये उम्मीद है कि इसके बाद में और ज़्यादा ओपन माइंडेड इंगेजमेंट रहेगा फॉर द पेंडिंग तीस्ता ट्रीटी। और दूसरा जो मेजर आउटकम है, तो इंडिया ने अपना पहले से इंटेंट बता दिया है कि जो रशिया से वो फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे उसका जो सरप्लस रहेगा वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे बांग्लादेश को, ताकि जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन हो गया और वॉलेटाइल ग्लोबल ऑयल मार्केट है उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिले। ओके, और ढाका का जो है अभी काफ़ी सेक्युलर और लिबरल पॉलिटिकल नेटवर्क है, और वो भी चाहता है, यानी कि बांग्लादेश ऑल्सो वांट्स कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में प्रॉपर ट्रस्ट और इंगेजमेंट बना रहे, ताकि अगर कोई भी पोटेंशियल टेररिस्ट या सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ओके, एक्चुअली में शेख हसीना ने यही चीज़ कही है कि आई रीट्रेट दैट इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोजेस्ट नेबर ऑफ बांग्लादेश। तो वही है, जब इनको पोटेंशियल यही सिक्योरिटी थ्रेट दिखता है तो उस टाइम पे इंडिया याद आएगा। और मेनली अप्रीहेंशंस जो बने हुए थे वो यही बने थे कि बांग्लादेश में अभी चाइना के साथ में रिलेशंस बढ़ रहे हैं, बट उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा यही चीज़ याद रखनी है, जो सर आपको बोलते हैं कि कोई भी परमानेंट मतलब एनिमी या फ्रेंड नहीं होता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो अभी बांग्लादेश में क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस काफ़ी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चाहते हैं कि दिल्ली के साथ यानी इंडिया के साथ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब यदि हिस्ट्री की बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो आपको याद रखना है कि ये एक तरफा कभी नहीं रहे हैं। और जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे और पहले प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई थी 15 अगस्त 1975 को। और तब तक मतलब रिलेशंस थोड़े सही थे 4 साल, मतलब 71 के बाद से। लेकिन उसके बाद में फिर बांग्लादेश में जो है इस्लामिक और मिलिट्री लीडर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और वो कोई भी मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं करना चाहते थे इंडिया के साथ बिटवीन 1975 टू 1996। इसलिए उस टाइम पे 96 तक जो है हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे। और उसके बाद और ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी 2001 और 2006 के बीच में। और उस टाइम पे इनफैक्ट उनकी जो टेरिटरी थी, बांग्लादेश की जो टेरिटरी थी, वहाँ पे उन लोग आर्म्ड इंसर्जेंट्स को होस्ट भी करने लगे थे, जो कि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेपरेटिस्ट की तरह आ रहे थे एंड इंसर्जेंसीज कर रहे थे। फाइन। और ये जो पूरा रिलेशनशिप था ये कब रिवर्स हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आई और अवामी लीग का रूल आया इन 2008। और उसके बाद से जो इंगेजमेंट है काफ़ी प्रेगमेटिक रहा है और ट्रस्ट डेवलप हुआ है। और उसके अलावा जो भी मतलब ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे इंडिया की तरफ, तो बांग्लादेश ने उसकी तरफ ज़ीरो टॉलरेंस दिखाया है। और इसलिए अभी उम्मीद की जा रही है कि ये जो रिलेशंस हैं अभी इस मीटिंग के बाद में फिर से काफ़ी ज़्यादा रिन्यू होंगे और पुराने पेंडिंग इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट हाउ यू लाइक द वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस